स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके लिए निर्वाचन का जो उपबंध है वो हमारा आर्टिकल नंबर 54 के अंदर है। ठीक है, जो अनुच्छेद 54 है इसके अंदर भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का उपबंध दिया गया है। तो जिसके अनुसार जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से किया जाता है। इसके अंदर संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी होते हैं। और संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली, पांडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो मैं आपको इस प्रणाली के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। संविधान जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की संख्या के स्थान पर वोट का जो मूल्य है उसकी व्यवस्था करते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, मतलब कितने वोट हमारे उसको मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वोट का मूल्य है यानी कि एक वोट कितने वोटों के बराबर होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके माध्यम से चुनाव में शामिल सभी विधायकों के मत का मूल्य समान हो जाता है और संसद के सभी सदस्यों के वोट के मूल्य के मध्य समानता स्थापित की जाती है। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो भी मतदाता होते हैं ये अपने पहले पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट डालते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इन्होंने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिया और उनका जो पसंदीदा उम्मीदवार है वो विजयी कोटे तक नहीं पहुंचा, तो वो उनका जो वोट है वो अपने आप ही दूसरी वरीयता में चला जाएगा, यानी किसी और को मिल जाएगा। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जो एमपी और एमएलए हैं उनको एक कागज़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी है और वो वोट डालने आए तो उनके पास जो है एक कागज़ होगा और उस कागज़ के अंदर में 4 उम्मीदवार यानी कि पी, क्यू, आर और एस, इन चारों के नाम लिखे होंगे और उस पर उन्हें प्रेफरेंस देनी होगी अपनी। तो प्रेफरेंस क्या होती है, यानी कि उनकी नज़र के अंदर में जो पहला आदमी है राष्ट्रपति बनने के लिए वो कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा और चौथा कौन होगा। इसी तरह से वो अपनी प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो जितने भी सारे एमपी और एमएलए हैं इसी तरह से बारी बारी वोट डालेंगे। तो जैसे मान लीजिए पी को 30% वोट मिले, क्यू को 18% वोट मिले, आर को 12% वोट मिले और एस को जो है 40% वोट मिले। तो इनमें सबसे कम जो वोट मिले हैं 12% ये आर को मिले हैं। ठीक है, तो आर जो है इस राष्ट्रपति की रेस में बाहर हो जाएगा, यानी कि वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। और ये जो 12% वोट थे वो इन तीनों उम्मीदवार पी, क्यू और एस में बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पी, क्यू और एस इन तीनों में जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसके वोट फिर से उन बाकी के बचे हुए 2 उम्मीदवारों में बढ़ जाएंगे और लास्ट में जिस उम्मीदवार के पास में 50% से ज़्यादा वोट होंगे, यानी कि 50% प्लस 1 वोट। ठीक है, तो जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में 50% से ज़्यादा वोट होंगे वो उम्मीदवार ये चुनाव जीत जाएगा। तो हमारा जो राष्ट्रपति जो चुनाव है इसके अंदर में आपको कंडीशन याद रखनी है, 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए किसी भी उम्मीदवार के। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस प्रणाली द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 53। इस आर्टिकल नंबर 53 के अंदर में स्पष्ट रूप से जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये आर्टिकल 53 इन एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत जो हमारा यूनियन यानी कि जो हमारा संघ है उसकी समस्त जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर में निहित होंगी। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या फिर अपने जो अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेंगे। और राष्ट्रपति जो है और इसी अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के रक्षा बलों जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। तो हमारा आर्टिकल नंबर 74 है, ये राष्ट्रपति की जो शक्तियों के बजाय उन्हें सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 356 है ये किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगने से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 368 ये क्या है? ये संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्तियां हैं और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 50-50। जो 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक, इनकी संख्या होनी ही चाहिए। तो प्रस्तावक कौन होते हैं? प्रस्तावक जो है ऐसे लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट का नामांकन करते हैं, यानी कि जो ये प्रस्ताव रखते हैं कि ये व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट पद के लिए सही उम्मीदवार है और इसे खड़ा होना चाहिए। और जो अनुमोदक कौन होते हैं? अनुमोदक जो हैं वो समर्थन करते हैं जो भी प्रस्ताव जो प्रस्तावकों ने रखा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मोदी जी अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 50 लोग जो हैं ये प्रस्ताव रखेंगे कि मोदी जी का नाम जो है राष्ट्रपति पद के लिए होना चाहिए। और जो 50 लोगों ने प्रस्ताव रखा, उन 50 लोगों के प्रस्ताव का 50 और लोग जो है समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल 50-50 संख्या होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई उम्मीदवार ये चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में टोटल 15,000 रुपये की राशि जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए उस उम्मीदवार को टोटल वोट का 1/6 वोट प्राप्त नहीं हुए तो उसकी जो जमानत राशि है, जो उसने 15,000 रुपये जमा कराए थे आरबीआई के अंदर में, उसकी ये राशि जब्त हो जाएगी, यानी उसको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद किसके पास जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके अंदर में जो विवाद है वो सुलझाया जाता है। और भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 71 वो ये बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी निर्णय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय ही लेगा। राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संसद। तो संसद जो है ये भारत के राष्ट्रपति के वेतन और उनके जो भत्ते हैं उनका निर्धारण करती है। और संविधान के तहत राष्ट्रपति को ऐसे वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है। तो भारत के राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो लगभग 5 लाख रुपए होता है। ठीक है, और ये जो है टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लग सकता। ये राशि जो है ये 2017-18 में संसद द्वारा संशोधित की गई थी। और एक बार मान लीजिए संसद ने राष्ट्रपति की कुछ भी उपलब्धियां और जो भत्ते हैं वो निर्धारित कर दिए तो आर्टिकल नंबर 59 यानी कि अनुच्छेद 59 के तहत जो भी राशि तय की गई है उस राशि को कभी भी घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान के आर्टिकल नंबर 59 के अंदर में ये एक नियम है कि जो राष्ट्रपति की उपलब्धियां हैं वो घटाई नहीं जा सकती। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्तियां नहीं रखते हैं? तो राष्ट्रपति जो है ये हमारे कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव, न्यायिक यानी कि जुडिशियल और विधान यानी कि लेजिस्लेटिव की जो शक्तियां हैं ये अपने पास में रखते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास में राजनयिक और जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भी होती हैं। तो जो कार्यकारी शक्तियां यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, इसके तहत देश के सभी जो प्रमुख कार्य हैं ये राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। तो एक कार्यकारी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति की, और जो राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है आर्टिकल नंबर 72 के तहत ये राष्ट्रपति की न्यायिक यानी कि जो जुडिशियल पावर है उसके अंदर में आता है। और राष्ट्रपति जो है ये संसद का एक अभिन्न अंग है और विधेयकों पर हस्ताक्षर भी इन्हीं के होते हैं, यानी जो विधान यानी कि लेजिस्लेटिव पावर है वो भी राष्ट्रपति के पास है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बचता है। उसमें पूछा था हमारा राष्ट्रपति किस प्रकार की शक्ति नहीं रखते हैं, तो ये व्यापारिक शक्ति नहीं रखते हैं। हालांकि इस राष्ट्रपति के पास सीधे तौर पर कोई भी व्यावसायिक या वाणिज्यिक शक्ति नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति जो है उनके पास में वित्तीय शक्ति होती है, जैसे कि बजट पेश करना होता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल नंबर 60 यानी कि अनुच्छेद 60 के तहत भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ये राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो उस केस के अंदर में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे सीनियर जो जज होगा वो उन्हें ये शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता अधिकतम कितने समय के लिए होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश है उसकी जो अधिकतम वैधता है वो 6 महीने और 6 सप्ताह की होती है। ठीक है, जो हमारे 6 महीने और 6 सप्ताह इतने टाइम की होती है। अगर संसद के पुनः सत्र शुरू होने के बाद की समय सीमा पूछी जाए तो वो 6 सप्ताह की होती है। कितने की? 6 सप्ताह की। हमारा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 123 है, ठीक है, उसके अनुसार राष्ट्रपति जो है ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, यानी कि अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। और उसकी वैधता जो है उसके बारे में इसी आर्टिकल नंबर 123 के अंदर में बताया गया है। तो संसद का जो सत्र है इसके शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है। और अगर मान लीजिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, इसलिए एक अध्यादेश की जो कुल अधिकतम अवधि है वो टोटल 6 महीने और 6 सप्ताह यानी कि 6 वीक की होती है। ठीक है, लगभग 7.5 महीने, ठीक है, टोटल। और हमारी जो संसद है वो 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित नहीं करती, यानी कि कोई इसे पास नहीं करती, तो ये अपने आप ही निष्प्रभाव हो जाएगा इसका। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 356। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 356 जो है ये राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि स्टेट इमरजेंसी लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसा कब कर सकते हैं? जब राष्ट्रपति को यकीन हो जाए कि उस राज्य की जो सरकार है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है, ठीक है, वो संविधान को फॉलो नहीं कर पा रही है, तो तब ये राष्ट्रपति शासन लगता है। इसकी जो अवधि होती है, इसका टाइम पीरियड, इसे शुरू में जो है टोटल 6 महीने के लिए लगाया जाता है। कितने? 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, या कोई याद रखना है। और संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम जो है 3 साल के लिए, ठीक है, यानी कि 3 ईयर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है इसको। तो जब ये लग जाता है तो राज्य सरकार जो है वो बर्खास्त कर दी जाती है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाती है। ठीक, हम लोग अपने बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 352 जो है ये हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है, यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, उससे संबंधित है। तब लगता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण, इसके अलावा जो सशस्त्र विद्रोह है, ऐसी कंडीशन के अंदर में ये हमारा नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत। इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 360 है, अनुच्छेद 360, ये जो है वित्तीय आपातकाल है, जो भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर लगाया जा सकता है। ठीक है, और जो आर्टिकल नंबर 365 है हमारा, ये जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार देता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक को वापस करने का अधिकार कितनी बार होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक ही बार। और ये हमारा आर्टिकल नंबर 111 के तहत राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। तो ये अधिकार जो आता है वो किस में आता है? ये आता है राष्ट्रपति की निलंबन वीटो के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति की जो निलंबन वीटो यानी कि जो सस्पेंशन वीटो है, उस पावर के तहत ये अधिकार उन्हें मिलता है। तो मान लीजिए संसद के दोनों सदनों ने किसी भी विधेयक को पास कर दिया और उसे राष्ट्रपति के पास में मंजूरी के लिए भेजा, तो राष्ट्रपति जो है संसद को बोलेंगे आप जो है इसके अंदर में संशोधन करिए, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? इस विधेयक को दोबारा से संसद के पास भेज देंगे। अब संसद के ऊपर होता है कि वो राष्ट्रपति के जो दिए गए सुझाव हैं उनको फॉलो करे या ना करे। ठीक है, वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो वो क्या करेगी? संसद दोबारा से फिर से राष्ट्रपति के पास में उस विधेयक को भेजेगी, पर इस बार जो है राष्ट्रपति को उस विधेयक को पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको दोबारा लौटा नहीं सकते राष्ट्रपति, संसद ने दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति को ये पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी विधेयक को केवल एक ही बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक बार। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन को स्थगित कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदन। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 85(2), ठीक है, इसके तहत जो है संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है एक आदेश जारी करके संसद के सत्र को समाप्त कर सकते हैं। ये शक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए लागू होगी। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रपति के पास में संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी
जो बैठक है उसको बुलाने का भी अधिकार है, ठीक है, यानी कि उन्हें आहूत भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के प्रावधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो ये प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है, ठीक है। तो भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल नंबर 61 के अंदर में आती है, ठीक है। तो हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसकी खत्म होने से पहले भी संविधान के उल्लंघन के आरोप में उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक अर्ध न्यायिक यानी कि एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है जो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 14 दिन की जो है एक पूर्व सूचना दी जाती है। इस प्रक्रिया को शुरू करने की एक कंडीशन और क्या है, जो मान लीजिए कोई भी सदन जो है लोकसभा या राज्यसभा उसके अंदर में जो है ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन उस सदन का जो 1/4 सदस्य है वो लिखित में प्रस्ताव द्वारा सहमति व्यक्त करे, ठीक है। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। संसद के दोनों सदन वो 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को जो है पद मुक्त किया जा सकता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। तो भारतीय सशस्त्र सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनके जो सर्वोच्च कमांडर हैं ये भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 53(2) है ये इसके तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति नामांकित किया गया है, जो सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च आदेश और नागरिक नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके जितने भी प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी से जो है युद्ध या शांति की घोषणा होती है। तो आज हमने भारत के राष्ट्रपति के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे। धन्यवाद।